नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फ्लोटिंग पाठशाला। अगर आप पहली बार नई कार लेने की सोच रहे हैं और अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि कौन सी कार लेनी चाहिए, ईएमआई कितना बैठेगी, नया कार लूं या सेकेंड हैंड कार लूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। आज फ्लोटिंग पाठशाला में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि लोग अक्सर गाड़ी खरीदने से पहले किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और गलती में फंस जाते हैं। तो आओ आज थोड़ा इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है इस बारे में बात करते हैं। आज हम बेसिक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि एक कार खरीदना आपका स्मार्ट डिसीजन बन सके, ना कि जल्दबाजी में ली गई कोई गलत डिसीजन हो के आपको फाइनेंशियल प्रेशर में डाल दे। तो इसी को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, मैं सोच रहा था इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक बिफोर कार बाइंग मिस्टेक्स और एक आफ्टर कार बाइंग मिस्टेक्स, क्योंकि लोग अक्सर कार खरीदने के बाद ज़्यादा गलती करते हैं ना कि कार खरीदने से पहले। क्योंकि बहुत लोग को लगता है अब तो कार खरीद लिया हूँ, अब क्या गलती हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं कि वारंटी जो होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखे रहता है। बहुत लोग इसको पढ़ना भूल जाते हैं और बाद में जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कार में कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो लोगों को बोला जाता है कि ये तो वारंटी में क्लेम ही नहीं होगा। तो बहुत सारा गलती ऐसे होता है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये भी होता है कि जैसे हम कार को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ छेड़खानी कर लेते हैं, तो ये भी जो होता है अपना वारंटी का क्लेम ख़त्म हो जाता है इसी में ही। तो लोग बहुत सारा गलती करते हैं। तो आओ आज हम थोड़ा छोटा मोटा गलतियों को सुधारने का कोशिश करते हैं। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कार लेते समय अपना बजट कैसे डिसाइड करना होता है। मान लो कोई सैलरीड पर्सन है जिसका 30,000 मंथली सैलरी है, तो वो अपना बजट कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सा कार लेना चाहिए। अपनी सैलरी का 10-15% ही ईएमआई रखें। 30,000 रुपए की इनकम पर ये 3,000 से 4.5 रुपए बनता है। इसे आप 2.5 से 30,000 की सैलरी है तो आप लगभग 3,000 से 3,500 रुपए तक की ईएमआई देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप एक ऐसा कार बजट चाहें जो इस ईएमआई रेंज में आ जाए। इसी तरह आप अपने इंटरेस्ट रेट और लोन की अवधि को ध्यान में रखते हुए आराम से फैसला कर सकते हैं। तो इसका कोई कैलकुलेशन है? अगर कैलकुलेशन है तो थोड़ा कैलकुलेशन करके बताओ। हाँ, बिल्कुल एक सिंपल कैलकुलेशन से समझा देता हूँ। मान लो आपकी मंथली सैलरी 21,000 रुपए है और आप मान रहे हैं कि 9% सालाना इंटरेस्ट रेट पर लोन लेंगे। अब आप ये तय कर लो कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि 5 साल या 7 साल। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप 5 साल का लोन लेते हैं तो आप एक ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि लगभग कितनी ईएमआई बनेगी। मोटे तौर पर मान लीजिए कि अगर आपका टोटल लोन अमाउंट लगभग 3 लाख के आसपास है, 9% के इंटरेस्ट रेट और 5 साल की अवधि पर आपकी ईएमआई करीब 4,000 से 4,500 रुपए महीना आ सकती है। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी, इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर के हिसाब से आपका कार बजट कैसे फिट बैठेगा। सैलरीड पर्सन का तो कैलकुलेशन करना सिंपल रहता है। महीने का एंड में सैलरी आता है और कितना उसका खर्चा है और उसको कितना इंटरेस्ट रेट पे कितना कौन सा कार लेना पता चल जाता है। पर एक बिजनेसमैन जो होता है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जिसका कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है, वो लोग अपना कार का बजट कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, सही कहा तुमने। सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन के लिए कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि उनकी इनकम हर महीने फिक्स नहीं होती। ऐसे में वो लोग आमतौर पर अपनी एवरेज मासिक इनकम को देख सकता है, यानी बीते कुछ महीनों या साल भर की औसत इनकम का अंदाजा लगा सकता है। फिर उसी औसत के हिसाब से वो ये तय कर सकते हैं कि उनकी ईएमआई उनकी औसत इनकम का कोई एक सुरक्षित प्रतिशत हो, जैसे कि 10 या 15%। इसके अलावा बिजनेस वालों को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए क्योंकि उनकी इनकम कभी कभी ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक ऐसा बजट चुने जो उनके लिए कंफर्टेबल रहे और हो सके तो एक छोटा डाउन पेमेंट करके ईएमआई को थोड़ा कम रखें, ताकि किसी भी महीने में अगर इनकम थोड़ी कम हो जाए कभी कोई परेशानी ना हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बस थोड़ी लचीलापन और औसत इनकम का ध्यान रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। नई कार और सेकेंड हैंड कार में क्या फ़र्क होता है? किसको नई कार लेना चाहिए और किसे सेकेंड हैंड कार लेना चाहिए?
नई कार और सेकंड हैंड कार के बीच के फर्क की बात करें तो नई कार लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको बिल्कुल फ्रेश गाड़ी मिलती है जिसकी वारंटी भी नहीं होती है और किसी तरह का कोई छिपा हुआ इतिहास नहीं होता। नई कार में लेटेस्ट फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी और मन की शांति मिलती है कि गाड़ी में कुछ भी पुराना है, घिसा पटा नहीं है। दूसरी तरफ सेकंड हैंड कार लेने का फायदा यह है कि आपको कम बजट में एक अच्छी कार मिल सकती है। यहाँ आप वही मॉडल या फीचर्स थोड़े कम दाम में पा सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना होता है कि कार की कंडीशन सही हो, उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह से चेक कर ले और हो सके तो भरोसेमंद सोर्स से ही खरीदे। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल नया और वारंटी के साथ हो तो नई कार लीजिए, और अगर बजट थोड़ा कम है या आप थोड़ी बचत करना चाहते हैं तो एक अच्छी कंडीशन वाली सेकंड हैंड कार बिल्कुल सही चुनाव हो सकती है। अगर मेरी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो स्पेस के हिसाब से मुझे कौन सी कार लेना सबसे अच्छा रहेगा? हाँ बिल्कुल, यह एक बहुत ही आम सवाल है। अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो आपको एक ऐसी कार देखनी चाहिए जिसमें पर्याप्त जगह हो ताकि सब आराम से बैठ सके। आमतौर पर कॉम्पैक्ट एसयूवी या एमपीवी टाइप की कार एक अच्छा विकल्प होती है। ये कारें ना सिर्फ स्पेस देती हैं बल्कि लंबे सफर में भी फैमिली के लिए काफी कंफर्टेबल रहती है। तो आप कोई ऐसी गाड़ी चुने जिसमें कम से कम 5 लोगों के बैठने की सुविधा हो, और अगर कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेज वगैरह भी ले जाना हो तो भी दिक्कत ना है। कुल मिलाकर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या थोड़ा बड़ी हैचबैक या एमपीवी इस तरह की फैमिली के लिए बढ़िया रहेगी। अगर मैं ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे कौन सा कार लेना चाहिए? और अगर मैं ज़्यादातर गांव एरिया में जहाँ पे कम ट्रैफिक होता है वो जगह में मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? एक एसयूवी लेना चाहिए या कोई कॉम्पैक्ट कार भी ले सकता हूँ मैं? कौन सा बेटर रहेगा? और ये भी बता दो कि एक एसयूवी में और एक कॉम्पैक्ट कार में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल समझ गया। तो देखो, अगर तुम ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हो जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है और पार्किंग स्पेस कभी कभी थोड़ी कम मिलती है तो एक कॉम्पैक्ट कार लेना ज्यादा आसान और सुविधाजनक रहता है। कॉम्पैक्ट कारें छोटी होती हैं, ईंधन की बचत भी अच्छी करती हैं और शहर की तंग सड़कों पर उन्हें चलाना काफी आसान होता है। दूसरी तरफ अगर तुम ज्यादातर गांव या ऐसे इलाके में गाड़ी चलाते हो जहां सड़कें थोड़ी कम अच्छी हैं या रास्ते उबड़ खाबड़ है तो एक एसयूवी या थोड़ा ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार लेना बेहतर रहता है। एसयूवी में स्पेस भी ज्यादा होता है और वो खराब रास्तों पर भी ज्यादा स्थिर रहती है। तो कुल मिलाकर शहर के लिए कॉम्पैक्ट कार और ग्रामीण या उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए एसयूवी बेहतर होती है। एसयूवी और कॉम्पैक्ट कार में यही फर्क होता है कि एसयूवी बड़ी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा ऊंची होती है, जबकि कॉम्पैक्ट कार छोटी और शहर में चलाने के लिए आसान होती है। कार खरीदते समय डाउन पेमेंट कितना रखें कि ईएमआई मैनेजेबल रहे? हाँ बिल्कुल, डाउन पेमेंट को लेकर एक अच्छी गाइडलाइन यही होती है कि आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हैं उतना बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपकी ईएमआई कम हो जाती है और लंबे समय में आपको ब्याज भी कम देना पड़ता है। आमतौर पर लोग 20% से 30% तक डाउन पेमेंट रखने की कोशिश करते हैं ताकि ईएमआई आराम से मैनेज हो जाए। अगर आप थोड़ी ज्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई कम रहेगी और इस तरह आपका मासिक बजट भी ज्यादा संतुलित रहेगा। इसलिए अपनी बचत और कंफर्ट के हिसाब से कम 20% का डाउन पेमेंट रखने की कोशिश करो ताकि आगे चलकर ईएमआई आराम से मैनेजेबल रहे। ये जो कार में अलग अलग फ्यूल टाइप्स होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो हमें अपने हिसाब से कौन सा फ्यूल टाइप चुनना चाहिए? ये सब में क्या डिफरेंस होता है? लोगों को शायद पता नहीं होगा कि उन्हें पेट्रोल लेना चाहिए, डीजल लेना चाहिए या सीएनजी लेना चाहिए, तो ये कैसे चॉइस करना होता है? बिल्कुल सही बात है, फ्यूल टाइप चुनना काफी अहम होता है और इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप अक्सर शहर में कम दूरी की ड्राइविंग करते हैं और आपकी रोज की माइलेज बहुत ज्यादा नहीं है तो पेट्रोल कार एक अच्छा विकल्प होती है। पेट्रोल कारें आमतौर पर कम मेंटेनेंस मांगती है और शहर के अंदर छोटी छोटी राइड्स के लिए बेहतर रहती है। अगर आपकी ड्राइविंग रोजाना लंबी दूरी की होती है या आप हाईवे पर ज्यादा चलते हैं तो डीजल कार एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। डीजल कारों का माइलेज अक्सर बेहतर होता है और अगर आप बहुत ड्राइविंग करते हैं तो इससे ईंधन की लागत में बचत हो सकती है। वहीं अगर आप शहर में चलते हैं और थोड़ा पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे हैं तो सीएनजी कारें बढ़िया और किफायती विकल्प होती हैं। सीएनजी कार का ईंधन सस्ता पड़ता है, लेकिन आपको सीएनजी भरवाने के लिए स्टेशन की उपलब्धता भी देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप कम दूरी और शहर में चलते हैं तो पेट्रोल, लंबी दूरी और ज्यादा ड्राइविंग के लिए डीजल, और अगर किफायती और पर्यावरण को ध्यान में रखना है तो सीएनजी चुने। आपकी जरूरत के हिसाब से फैसला करना सबसे सही आता है। अच्छा, हर किसी को तो फर्स्ट हैंड कार लेना मतलब पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो सेकेंड हैंड कार लेते समय लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो? Don't just look at the paint. Check the engine health, the suspension, and always insist on a test drive before negotiating the final price. सबसे पहले तो कार का सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करें, इससे आपको पता चलेगा कि कार की रेगुलर मेंटेनेंस हुई है या नहीं। दूसरी बात, कार का माइलेज और उसकी कंडीशन अच्छी तरह से देख ले, कहीं कोई छुपी हुई बड़ी खराबी तो नहीं है। अगर हो सके तो किसी भरोसेमंद मैकेनिक से कार की एक बार अच्छी तरह जांच करवा ले।
इसके अलावा कार के पेपर ठीक से देख ले, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अगर कोई पुराना लोन हो तो वो क्लियर हुआ है या नहीं। और आखिर में टेस्ट ड्राइव जरूर करें ताकि आपको कार की ड्राइविंग कंडीशन का अंदाजा लगे। तो कुल मिलाकर सर्विस हिस्ट्री, पेपर वर्क, फिजिकल कंडीशन और एक अच्छी टेस्ट ड्राइव, इन सब का ध्यान रखकर आप एक अच्छी सेकंड हैंड कार चुन सकता है। ये जो एक्सटेंडेड वारंटी होता है कार्स में, ये एक्सटेंडेड वारंटी लेना सही है या नुकसान होता है? किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। एक्सटेंडेड वारंटी लेना कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक अपनी कार रखने वाले हैं या जो ज्यादा ड्राइव करते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी आपको नॉर्मल वारंटी खत्म होने के बाद भी कुछ सालों तक अतिरिक्त कवर दे देती है, जिससे अगर कोई बड़ी रिपेयर की जरूरत पड़ जाए तो आपका खर्चा कम हो जाता है। हालांकि अगर आप कार ज्यादा नहीं चलाते या जल्दी बदलने का सोच रहे हैं तो शायद आपको एक्सटेंडेड वारंटी की उतनी जरूरत ना पड़े। इसलिए ये इन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी कार लंबे समय तक रखने वाले हैं और जो एक तरह की अतिरिक्त सुरक्षा चाहता है। An extended warranty protects you from unexpected repair costs down the road. It's about ensuring peace of mind, knowing you're covered. अगर आपको शांति चाहिए कि वारंटी पीरियड के बाद भी कुछ बड़ी मरम्मत का खर्च ना आए तो एक्सटेंडेड वारंटी लेना सही रहता है। ये कार खरीदते समय डीलरशिप से कैसे नेगोशिएशन या मोल भाव करे कि थोड़ा अच्छी डील मिल जाए कम रेट में? हाँ बिल्कुल, डीलरशिप से नेगोशिएशन करके एक बेहतर डील हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहली बात तो यह है कि थोड़ा रिसर्च करके जाओ, ये पता कर लो कि जिस कार में तुम्हारी दिलचस्पी है उसका आमतौर पर किस तरह का प्राइस चल रहा है और आसपास के दूसरे डीलर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। जब तुम्हें मार्केट का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा तो तुम ज्यादा आत्मविश्वास से बात कर पाओगे। जब डीलरशिप पर जाओ तो विनम्र लेकिन दृढ़ रहो। शुरुआत में पूछो कि क्या वे किसी तरह की छूट या ऑफर दे सकते हैं। कई बार डीलरशिप के पास कुछ छिपे हुए डिस्काउंट से प्रमोशंस होते हैं जो वे तभी बताते हैं जब आप पूछते हो। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास किसी और डीलर पर या ऑनलाइन प्राइस का रेफरेंस हो तो उसे भी जिक्र कर सकते हो ताकि डीलर को लगे कि तुम्हें विकल्पों की जानकारी है। The key to a good deal is comparing the total cost, not just the EMI. Your final price is higher, and I have better insurance quotes here. अंत में अगर सीधे दाम कम नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा सर्विसेज या एक्सेसरीज जैसे मैक्स कवर वगैरह के बारे में भी बात कर सकते हो। इस तरह थोड़ा सौदेबाजी करके तुम एक अच्छी डील पा सकते हो। ये गाड़ी में जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाते हैं, कौन कौन सा एक्सेसरीज जरूरी है और कौन सा अननेसेसरी होता है? इसमें कैसे पैसा बचा सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। एक्सेसरीज की बात करें तो कुछ एक्सेसरीज सच में जरूरी होती है और कुछ सिर्फ दिखावे के लिए या कम जरूरी होती है। जरूरी एक्सेसरीज में अच्छी क्वालिटी के फ्लोर मैट्स, मड फ्लैट्स, सनशेड्स और अगर गाड़ी बाहर खड़ी होगी है तो एक अच्छा कार कवर शामिल है। ये चीजें गाड़ी की देखभाल और उसकी लाइफ को बेहतर बनाती है। वही कुछ ऐसी एक्सेसरीज होती है जो उतनी जरूरी नहीं होती, जैसे बहुत महंगे डेकोरेटिव एलईडी लाइट्स, लग्जरी सीट कवर्स जो आपकी जरूरत से ज्यादा महंगे हैं, या ऐसे गैजेट जिनकी आपको असल में जरूरत नहीं है, इन पर पैसे बचा सकते हो। तो पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिर्फ उन्हीं एक्सेसरीज पे खर्च करो जो सच में तुम्हारी डेली यूज में आती है और बाकी फैंसी चीजों पर खर्च करने से बचो। इससे तुम अपना बजट भी कंट्रोल में रख पाओगे और जो वास्तव में जरूरी है उसी पर ध्यान दे पाओगे। आखिर में जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? बिल्कुल, आखिर में जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए कुछ सिंपल टिप्स ये होंगे। सबसे पहले अपनी जरूरत और बजट को अच्छी तरह समझ लें। ऐसा मॉडल चुनें जो आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल और लंबी अवधि की जरूरतों के हिसाब से सही बैठे। दूसरा, थोड़ा रिसर्च करके जाओ ताकि डीलरशिप पर तुम्हें पता हो कि क्या उम्मीद करनी है। तीसरा, नेगोशिएशन से मत घबराओ, अक्सर थोड़ा मोल भाव करने से बेहतर डील मिल जाती है। और आखिर में एक्स्ट्रा फीचर्स या वारंटी के बारे में भी सोच लो, जितना जरूरी हो उतना ही लो ताकि बेकार में ज्यादा खर्च ना हो। तो बस अपने हिसाब से, समझदारी से और आराम से फैसला लो ताकि तुम्हारी पहली कार खरीदने का अनुभव सच में मजेदार और संतोषजनक रहे। ये सब बेसिक बातें हैं जो कार लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप कार ले लेते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। तो अगर लोगों को पार्ट 1 पसंद आया और अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर पार्ट 2 में हम उन गलतियों की बात करेंगे जो कार लेने के बाद लोग अक्सर करते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है ताकि बड़ी रिपेयर से बच सके। बस इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करें और हम जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आएंगे।